तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाद का सलाम। और जनाब इस उम्मीद के साथ अपना शो हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट जगहों पे, और हमसे वो बात करते हैं और हमें वो बताते हैं कि हमें किस टॉपिक पे बात करनी है। और हम लोगों को मतलब हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमें देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या टॉपिक्स हैं। कोशिश मेरी ज़ाती यही होती है कि मौसम के लिहाज से, सीज़न के लिहाज से हम उन टॉपिक्स पे बात करें जो टॉपिक्स देख के आपको कोई फ़ायदा पहुँचे, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए या बुज़ुर्गान के लिए जो कि घर में बैठ के बीमार हो रहे होते हैं। तो हमारा ये शो करने का मकसद ही यही है कि घर पे इतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप लोग अपने घरों पे खैरियत से रहें और बीमारियों से दूर रहें। साथ साथ जनाब मौसम चेंज हो रहा है, बड़ा मैं तो ये बोलूँगा बड़ा डॉजी मौसम हो गया है। कभी ठंड है, कभी गर्मी है, और खुश्क मौसम की वजह से डस्ट भी बहुत है। अब इन तमाम चीज़ों के अगर लेके इकट्ठा देखें तो एलर्जी रिएक्शन और वायरस जो है वो बड़ा कॉमन हो गया। गुज़श्ता 10 दिनों से मैं देख रहा हूँ जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई खांस रहा होता है, किसी का नज़ला हो रहा होता है, किसी को फ्लू होता है। और अमूमन मुझे, क्योंकि डॉक्टर को देख के तो वैसे भी लोगों का मर्ज़ याद आ जाता है दावतों में इधर उधर, तो अमूमन लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब गले की खराश नहीं जा रही। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और उसके साथ एक अजीब सा वायरस आजकल फैला हुआ है जिसकी अलामात जो हैं वो डेंगू की तरह हैं। मसलन फ्लू भी है, सर दर्द भी है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप इसका टेस्ट कराते हैं तो डेंगू नेगेटिव आता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर डेंगू नेगेटिव आ रहा है तो ये कौन सा वायरस है? फिल वक्त हमने उसको मिस्टीरियस वायरस का नाम दिया है और इस पर काम हो रहा है। कौन कौन काम कर रहे हैं उसमें से 2 लोग हमारे साथ, हमारे गेस्ट होंगे शो पे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आज का शो बहुत इम्पॉर्टेंट है सीज़न के हवाले से, तो आप लोग हमारे साथ रहें। हम छोटे से ब्रेक के बाद अपने गेस्ट के साथ वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब अब बात करने जा रहे हैं वायरल इन्फेक्शन की अपने सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। एज अ डॉक्टर हम भी बड़े हैरत ज़दा होते हैं कि आए दिन कोई ना कोई बीमारी आ रही है। कोई बीमारी का सीज़न 2 आ जाता है, जिस तरह डेल्टा वायरस आया था कोरोना का, इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। अब समझ में ये बात नहीं आती कि हम क्या इस काबिल हो गए कि चीज़ों को पहचानने लगे ज़्यादा, या बीमारियां वाकई बढ़ गई। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे अपने 2 बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स के साथ, जिनमें से एक हैं डॉक्टर किरण हबीब, कंसल्टेंट इन्फेक्शन डिजीज़ एंड इंटरनल मेडिसन, आगा खान यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं, थैंक यू। साथ साथ हमारे साथ हैं बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर जो कि आजकल बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आज उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। सईद खान, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, कराची। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? खैरियत से? बस बिल्कुल ठीक है। और आप ही की तरह थोड़े से परेशान भी हैं। एज अ डॉक्टर समझ नहीं आ रहा कि हमारा माशरा या हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ख़राब हो गया कि बीमारी पे बीमारी निकलती आ रही है। मेरे ख्याल में इसका दूसरा रुख अगर हम देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि नॉलेज थोड़ी सी बढ़ गई, अवेयरनेस बढ़ गई है। बीमारियां तो उतनी ही हैं या थोड़ी बहुत कमी बेशी आ सकती है बीमारियों में, लेकिन एक कोविड के बाद स्पेशली लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है, टेस्ट के बारे में उनका रुझान बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम देख लेते हैं तो वो ज़्यादा मुनासिब है कि बीमारियों की पहचान और तशख़ीस के बारे में लोग ज़्यादा नॉलेज अभी रख रहे हैं और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि सारे बुखार एक जैसे नहीं है, हर बुखार का कोई और रीज़न पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी एक बड़ी बात है कि अब हम इस तरक्की के उस लेवल पे हैं कि हम हर बुखार को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वरना तो आज से अगर 20-25 साल पहले चले जाएं तो मेरी दादी या हमारी नानियाँ ये वाक़या सुनाती थी कि अच्छे भले थे फला बुज़ुर्ग और अचानक रात को उनका इंतकाल हो गया, तो समझ ही नहीं आता था कि डायग्नोसिस थी क्या, वजह नहीं पता लगती, वजह ही नहीं पता होती थी और सब अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं। बिल्कुल। तो आप डॉक्टर साहबा आप भी बताएं कि जो आजकल मिस्टीरियस वायरस कराची में आ गया है, इस बारे में हमें क्या जानना चाहिए, क्या चीज़ है ये?
देखिए, पहले तो अभी बहुत अर्ली है, अभी तक उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इस बारे में मालूम नहीं है अभी तक, लेकिन जो सुन रहे हैं वो यही है, और जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो बाकी डॉक्टर्स से भी जो बात हो रही है, पता यही लग रहा है कि जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल डेंगी फीवर के सिम्टम्स के साथ ही प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह के बुखार है, सर में दर्द, जिस्म में दर्द होना, और अलामात भी वही हैं, और उसी तरह से प्लेटलेट काउंट भी ज़्यादातर में ड्रॉप कर रहा है। लेकिन पेशेंट्स ट्रीटमेंट से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन डेंगी का जो टेस्ट है जो नेगेटिव आ रहा है, जो कॉमन जो आम टेस्ट किए जाते हैं डेंगी के लिए, जो कि एक एंटीजन टेस्ट होता है और एक IgM सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो दोनों रिपोर्ट में नेगेटिव आ रहा है। अच्छा। लेकिन सिम्टम्स वही हैं, ट्रीटमेंट भी वही हो रही है, और पेशेंट्स रिकवर भी उसी तरह से कर रहे हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट भी डेंगी वाली ही है या डिफरेंट है? देखिए, आम तौर पर ज़्यादातर वायरसेस की कोई स्पेसिफिक अलग से ट्रीटमेंट नहीं होती। सही। ज़्यादातर वायरसेस वही होते हैं जो आते हैं, अपनी टाइम पूरी करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अलामात को ट्रीट करना होता है, जैसे सर का दर्द है, दर्द को ट्रीट करना, बुखार है, बुखार की दवा देना, वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग की दवा देना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट ज़्यादातर जैसे डेंगी की भी नहीं होती। चिकनगुनिया जो इसी तरह का एक दूसरा वायरस था जो कुछ टाइम पहले कराची में आउटब्रेक हुई थी उसकी, उसका भी यही ट्रीटमेंट था कि वो खुद ही बेहतर हो जाता है। तो अलग से ट्रीटमेंट नहीं है, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स की भी हो रही है, और वो उसी तरह से रिकवर कर रहे हैं। तो सर, आप बड़ा काम कर रहे हैं इस पे, और कुछ आर्टिकल्स भी आपके आए हैं, तो मैं आपसे ये सवाल थोड़ा सा करूँगा कि अगर ये डेंगी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ये क्या है? कोई बीमारी डेंगी की ही एक्सटेंशन है, या बिल्कुल कोई नया वायरस है? अब हम कोई मास्क की जगह कुछ और तमाशा तो नहीं होने वाला? मैं चूँकि पब्लिक हेल्थ लैब लीड कर रहा हूँ, प्रोविंस ऑफ सिंध का प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब, और हम NIH से भी लिंक्ड हैं, और इस पे हम बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं। कल भी मेरी इस पे मीटिंग हुई है डायरेक्टर NIH से। तो हमने अपनी जो अब तक तहकीक है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बताया कि बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हम आर्बो वायरसेस कहते हैं, जो मच्छरों के ज़रिए या वेक्टर के ज़रिए फैलते हैं। तो हमें तो 2-3 के नाम पता है उमूमन आवाम को, कि भाई डेंगी है, चिकनगुनिया है। इसके अलावा एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो आसपास, मतलब सेम मलेरिया वो वायरस नहीं है, लेकिन वो भी मच्छर के जरिए फैलता है, उसके सिम्टम्स डिफरेंट हैं। लेकिन जो वायरसेस हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है जो सेम मच्छर के जरिए फैलते हैं। जिस तरह 2 बड़े ग्रुप्स हम इसको कहते हैं अल्फ़ा वायरसेस, जिसमें चिकनगुनिया शामिल है। तो हमारी तहकीक के मुताबिक अब तक ये चिकनगुनिया नहीं है, क्योंकि हमने चिकनगुनिया का PCR से चेक किया, चिकनगुनिया को हमने रूल आउट किया। फिर हमने डेंगी का PCR किया, तो डेंगी PCR नेगेटिव आया। NS1 जो टेस्ट अवेलेबल है रूटीन लैब में, वो नेगेटिव आया। जिस तरह मैडम ने बताया कि IgM और IgG भी नेगेटिव आया। लेकिन फ्लेवी वायरसेस इसका जो ना पॉजिटिव आ रहा है अब तक। तो फ्लेवी वायरस का मतलब है कि एक फैमिली है फ्लेवी वायरसेस, जिसमें डेंगी भी शामिल है, लेकिन फ्लेवी वायरस में डेंगी के अलावा और भी वायरसेस मौजूद हैं। अच्छा। जिस तरह जीका है, और येलो फीवर है, वेस्ट नाइल है, या जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है। तो ये लंबी लिस्ट है जो इस फैमिली में शामिल है। इस पे हम अभी तहकीक करें। पॉसिबिलिटी ये भी है कि वेदन डेंगी कोई ऐसी वेरिएशन, जिस तरह हमने बताया था कि कोविड के भी वेरिएंट्स हैं, इस तरह डेंगी के भी 4 सीरोटाइप्स हैं। ठीक है। तो वेदन वायरस भी इवॉल्व कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि इस फैमिली का कोई और वायरस भी पॉसिबल हो सकता है। अब ये कबल अज़ वक्त है, कोई नया वायरस अनएक्सपेक्टेड है, कोई नया वायरस हो। ऐसा है कि वायरस मौजूद है हमारे जो लिस्ट है डायग्नोसिस की लिस्ट में, क्योंकि कॉमन वायरसेस नहीं है, तो रूटीनली लेबॉर्ट्री के पास ये टेस्ट कॉमनली अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब आउटब्रेक आता है तो यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि जो भी इस तरह के सिम्टम्स हैं वो वही वायरस होगा जो जिनके आउटब्रेक है। जिस तरह करंटली डेंगू के चल रहा है, तो लोग यूजुअली यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके सिम्टम्स काफ़ी क्लोजली डेंगू की तरह है, और अब तक खुशकिस्मती से कोई सीरियसनेस भी नहीं है कि डेथ्स भी नहीं हुई है। तो ट्रीटमेंट के हिसाब से या पेशेंट के हिसाब से तो इतना नॉलेज काफ़ी है कि ये मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो अपने आप को हम अगर मच्छरों से और इन वेक्टर से बचाएं तो वो एहतियात हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि अभी इत्तेफाक से ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक का टाइम आता है तो फिर हम सबको ब्रेक लगाना पड़ता है। इसके बाद मेरे माइंड में ये सवाल है कि क्या बच्चों पे ये असरअंदाज ज़्यादा हो रहा है या उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स लेके आता है कि जब आपको लगे कि ये आपके साथ जनाब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवाल वही है जो ब्रेक से पहले था। डॉक्टर साहिबा, सिम्टम्स क्या हैं? अगर 3-4 सिम्टम्स आप मुझे बता दें तो हमारे चैनल के तवज्जो से लोगों तक पहुंचेगा। और बच्चों में क्या कोई ख़तरनाक इशारा है या ये नॉर्मल है? तेज़ बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, हाई हेडेक्स, फीवर, ठीक है, सर में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना, ये वाले सिम्टम्स हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों में वॉमिटिंग, डायरिया वाले सिम्टम्स भी हैं जो कि कॉमनली हर वायरल फीवर्स के साथ जो होते हैं, बिल्कुल फ्लू लाइक के बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, जो लोग मरीज़ कह रहे होते हैं जिसम बदन टूट रहा है, जिस तरह के सिम्टम्स कहते हैं, वो चीज़ है। बच्चों में मैं जनरली पीड्स नहीं देखती तो इतना मुझे बच्चों का इतना आइडिया नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि जब इस तरह के जो भी वायरसेस जो कॉमनली आते हैं तो वो बड़ों को, छोटों को, सबको ही जनरली इफेक्ट करते हैं। ठीक है। कोई अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, वैसे अभी तक कितने पेशेंट्स आप देख चुकी हैं या आए हैं? मैंने खुद मिस्टीरियस वायरस की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद, अगर आप अगर मैं बताऊं तो 2 या 3 देखे होंगे जो कि क्लिनिक में आए हैं, जो कि इनके टेस्ट नेगेटिव थे, जो रिकवर भी हो गए। लेकिन और लोगों से जो बात हो रही है तो और लोगों ने भी इस तरह के सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स देखे हैं। अच्छा, ठीक है। तो इनके ट्रीटमेंट में कितने दिन लगते हैं? जैसे कि एक पेशेंट आपके पास आया तो वो तो एक रैंडम बुखार के साथ ही आ रहा होगा, फिर आप उसको सस्पेक्ट करती होंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये कोई वायरस ही नहीं आ रहा, जो मिस्टीरियस वायरस बन गया है, तो इसकी ट्रीटमेंट हफ्ता लगता है, 10 दिन लगता है, या छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल की, जॉब की? तकरीबन 5 से 6 दिन वाला 1 हफ्ते के अंदर की रिकवरी जनरली देखी जा रही है, जिस तरह के डेंगू में होता है। डेंगू में भी जो सिवियर डेंगू नहीं होता, जो माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं, वो यूजली 5-6 दिन, 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर मलेशिया में, ट्रॉपिकल में तो डेंगू होना बड़ा कॉमन है और वहाँ डेंगू होता है और लोग जल्दी से ठीक हो जाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक शरह-ए-अमवात डेंगू से भी होती है, जिस बात पे मुझे बीइंग अ डॉक्टर बहुत हैरत भी है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि मैं तो जिना में होता हूँ, कि कुछ जगहों पे प्लेटलेट्स कम पड़ रहे हैं। कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि लोगों के पास प्लेटलेट्स नहीं है, खून की कमी हो गई है, कुछ ऐसा है या योड़ी उड़ाई बातें हैं? बिल्कुल आपने अच्छे स्टेटिस्टिक्स जैसा बताया कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी बीमारी ऐसे जो बिल्कुल आराम से ट्रीट हो जाती हैं, उसमें डेथ रेट बहुत कम है। पाकिस्तान में हर चीज़ की तरह यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली ना डेथ रेट निस्बतन ज़्यादा है, जिसकी मेन वजह है कि बीमारी के बारे में अवेयरनेस की कमी होना और बर वक्त डॉक्टर के पास न जाना और खुद से जो है ना कोशिश करने के खुद दवाइयाँ लेके खुद सही हो जाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा डॉक्टर को देखना बहुत अच्छा, घर में डॉक्टर बहुत होते हैं। अम्मी भी डॉक्टर है, अब्बा भी डॉक्टर है, खाला सबको कॉल कर दो, वो तो पिछली दवाइयाँ रखी किसी और की बची हुई दवाइयाँ, तो वो लोग ट्राई करते हैं, जो कि बहुत सेल्फ मेडिकेशन बड़े डेंजरस होती है इस केस में, स्पेशली जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। अब एक सवाल है, पाकिस्तानी कौम को अब दिमाग में रखे सवाल ये है कि नज़ला, बुखार, खांसी, इसमें तो वो डॉक्टर के पास जाना चाहते भी नहीं, तो कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या वेट करें कोई वर्स कंडीशन का? मेरे ख्याल में अगर टेस्ट, लेबॉरेटरी टेस्ट पे अगर फिर रिलाई किया जाए, कम से कम जिस तरह प्लेटलेट या CBC कराया जाए कि वहाँ से अंदाज़ा इनको हो कि प्लेटलेट्स किस लेवल के हैं, क्योंकि इसमें डेथ जो मेजॉरिटी है कि प्लेटलेट्स बहुत अचानक कम हो जाते हैं और फिर वो उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी मुश्किल होती है। तो वो ज़रूरी है कि लेबॉरेटरी और डायग्नोसिस पे फोकस किया जाए और बर वक्त तशख़ीस जो है उसको इंश्योर किया जाए, तो उससे काफ़ी मामला बेहतर हो सकते हैं। ब्लड की ओवरऑल इतनी शॉर्टेज नहीं है, कुछ जगहों पे मे बी आइसोलेटेड केसेस में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस वक्त काफ़ी हालात बेहतर हैं क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर है। तो फोकस इस वक्त जो है डेंगू पे है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ICU और सारी जो HDU वो काफ़ी हद तक अभी खाली हैं क्योंकि कोविड के पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं हैं। बेहतरी है, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, हालात बहुत कंट्रोल में हैं। लेकिन मेजर जो चीज़ है वो हम बार बार ये कहते हैं कि मच्छर जो है ना उसका तदारुक करना चाहिए और मजीद मरीज़ जो है ना बनने से रोकना चाहिए। और वो बनते हैं मच्छरों से, वो मच्छरों से बनता है। मतलब इसके लिए हम आखिरी में बात करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शो के आखिरी में आप लोग पूरा शो देखिएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन और मेरा डॉक्टर साहिबा के लिए, वेदर, ठंड, गर्म, इन तमाम चीज़ों से भी क्या ये नया आने वाला वायरस या कोई पुराना वायरस असरअंदाज होता है? बिल्कुल होता है। देखिए डेंगू नॉर्मली जो कराची में हम देखते हैं वो अगस्त से लेकर नवंबर तक जनरली को रहता है, उसके बाद जाकर केसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी तकरीबन उसी टाइम पीरियड में आ रहा है जो हम नोट कर रहे हैं, तो इसी टाइम के दौरान ही है जो केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी इसमें इसीलिए ज़्यादा खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि फ्लेवी वायरस जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये भी मस्कीटो के थ्रू ही, मच्छर के ज़रिए ही फैल रहा है। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो वो उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि साफ़ पानी जो है वो साफ़ होता है, लेकिन ये वाहिद ऐसे वायरसेस हैं
कि जिसके अंदर साफ़ पानी भी उनके लिए एक फ्लोटिंग फैक्टर बनाता है। बाकी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, मज़ीद बातें हम बताने जा रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जनाब, तो बात हो रही थी ठहरा हुआ पानी साफ़ हो या गंदा हो ख़तरनाक है, क्योंकि उसके अंदर मच्छर पैदा हो सकता है और वो मच्छर हमें मिस्टीरियस वायरस की तरफ ले जा सकता है। और कोई चीज़ें हमारे घर में माएँ होती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी को स्टोर करना पड़ता है, मजबूरी है। अब वहाँ पे क्या करें, ढकने से कोई फ़ायदा है? ये सारी बातें आप डॉक्टर साहब हमें बताएं। जी अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, एक तो कि जो बाहर सड़कों पे पानी खड़ा रहा वो तो अलग बात है, लेकिन जो आपके घरों के अंदर भी पानी अक्सर जमा होता है, जो एक तो होता है कि जो कंटेनर्स में पानी स्टोरेज कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि पानी की शॉर्टेज शहर में है, लोग ज़ाहिर मजबूरन पानी कलेक्ट करते हैं, उसमें बेहतर है कि उसको कवर करके रखें, खुला ना छोड़ें ड्रम्स को, क्योंकि जब वो खुला रहेगा तो उसमें मच्छर की अफजाइश के लिए मौका मिलता है। डॉक्टर किरण, एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि हमारे घरों के ऊपर टैंक्स होते हैं, तो वो भी तो ठहरा हुआ पानी है, तो क्या वो इसलिए बच जाता है कि वो ढका कवर्ड होता है जनरली? तो ढका हुआ और खुला पानी का फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। ढका हुआ पानी में मच्छर की अफजाइश के चांसेस कम होते हैं। अच्छा। तो ये कि खुला ना बंद हो, तो अगर पानी का आप स्टोर भी कर रहे हैं तो उसको कंटेनर को कवर करके रखें। अब देखिए कितना छोटा सा काम है, अगर हमारी फैमिलीज, खास तौर पे जो माएँ हैं, जो घर हाउस होल्ड हमारे क्वींस होती हैं, अगर वो सिर्फ एक अमल चेंज कर लें कि पानी का ढकना ऊपर रख दें, तो यहाँ से बीमारी का इलाज शुरू हो जाता है। हम इन चीज़ों में बहुत इग्नोरेंस करते हैं, फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके खड़े होते हैं और कहते हैं जितना पैसा खर्च करना है कर लो, हमारे बच्चे को बचा लो। तो वाइटल बिहेवियर्स जो हैं वो चेंज करें। डॉक्टर साहब, उसके साथ और कोई इसके अलावा घर के अंदर और ऐसी जगह जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, जैसे एसी के साथ जो ड्रेन्स लगी होती हैं, उसमें अक्सर नीचे बकेट्स रखे होते हैं घर के बाहर, जिसमें पानी कलेक्ट हो रहा होता है, वो भी खुला रहता है। ठीक है, उसको या तो आप रेगुलरली चेंज कर लें कि उसमें पानी खड़ा हो रहा है, आप हर दूसरे दिन उसको बदल दें, खाली कर दें, उसको खड़ा ना रहे। इसके अलावा पौधे होते हैं घर के अंदर, अक्सर लोग पौधे घर के अंदर भी रखते हैं, बाहर गार्डन में भी रखते हैं, उसके नीचे अक्सर प्लेट्स होती है जिसमें पानी खड़ा रहता है। उस पानी को भी बेहतर होता है कि आप उसको ड्रेन आउट कर दें, कलेक्ट ना हो उसके नीचे। जब वो जमा रहेगा तो उसमें मच्छर, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम घर में खुद अपनी एहतियात के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा खिड़कियों में, दरवाज़ों में नेटिंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं। ज़ाहिर है गर्मी का मौसम में तो अक्सर ही खुला रहता है, वैसे शाम में खुला रहता है, तो आप उसको कवर कर लें। नेटिंग अगर होगी तो उसमें मच्छर अंदर घर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्लिनिकल फीचर्स की तो बात हमने कर ली, सिम्टम्स वगैरह की, ट्रीटमेंट क्या आया है इसके अंदर? ओवरऑल मैं वायरल इन्फेक्शंस का भी पूछूंगा और ये जो नया वायरस है इसकी भी ट्रीटमेंट के थोड़ा सा मैं डिटेल आपसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि काफ़ी वायरसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कोई बाकायदा वायरस को किल करने के लिए कोई दवाइयाँ नहीं है, और ये वायरसेस ऐसे हैं जो सेल्फ लिमिटिंग है। अगर आप एक हफ्ता 10 दिन उसको दे दें तो ये खुद ही हमारी जो सबसे इलाज इसका अच्छा है, हमारी इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ती निज़ाम इंसान का, अगर वो बिल्कुल ताकतवर हो तो ये आराम से कुछ दिनों में ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन तब तक हमें सपोर्ट देना चाहिए बॉडी को, जिसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट पेशेंट की। वो डॉक्टर साहिबा ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि वो जिस तरह उन्होंने बताया कि वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। अगर खुदा न खास्ता बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है या प्लेटलेट्स की ज़रूरत पेश आती है तो आखिर में फिर ट्रांसफ्यूजन एक हल रहता है कि उसको ट्रांसफ्यूज किया जाए। लेकिन तब तक पेन किलर्स और मैनेजमेंट और लिक्विड जो है हाइड्रेशन को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इलाज से बेहतर जो है, बार बार हम कहते हैं प्रिवेंशन बेहतर है, जिसमें जिस तरह हमने डिटेल से बताया कि हम मच्छरों को अफजाइश होने से बचाएं। फिर अगर मच्छर हैं तो फिर पर्सनल प्रोटेक्शन हमें चाहिए, जिस तरह। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक सवाल माइंड में, अब बात उससे बात निकल रही तो आ रहा है, हमारे लोगों में इंक्लूडेड माई सेल्फ ओपन एयर बैठने का बड़ा शौक होता है। लोग चाहते हैं कि फ्रेश हवा खाएं, और घर भी ऐसे हैं, होटल से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं, तो वो क्या करें कि जो लोशंस आते हैं ये लगा सकते हैं, इसका कोई फ़ायदा है? बिल्कुल, मैं यही इस मौजू पे आता कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, फिर वो आपके पास आखिरी हथियार है कि आप अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन करें, जिसमें एंटी रिपेलेंट है, डिफरेंट किस्म के लोशन है, या कॉइल जलाने, मतलब मच्छर को आपने भगाना या मारना है जिससे वो आपको ना काट सके। तो इसके लिए जो भी इकदाम मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और आजकल अच्छी क्वालिटी की आ गई हैं, जिससे ये कि फ्रेगरेंस भी अच्छी होती है या
इतना ऑर्डरलेस होती है, तो उससे काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो इसके अलावा इसमें अगर एक और बात ऐड की जाए तो कपड़े जो आप पहन रहे हैं, कोशिश करें कि आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद है बचपन में हमारी अम्मी कहती थी बार बार के मच्छर बहुत है, पूरी आस्तीन की शर्ट पहन लो, तो वो वाकई काम करती है या बस वो ऐसे डांटने के लिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब जगह कम और मच्छर जाने लगे वही जगह पे काटता है ना जो कि एक्सपोज्ड एरिया होता है, तो अगर आप कवर्ड रखेंगे तो वो कम चांसेस होंगे कि मच्छर काटेगा। ठीक है, मतलब आप अपनी स्किन को छुपाएं, खास तौर पे जब आप आउटडोर जा रहे हो, खाना खाने इधर उधर हम लोग जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है पूरे टाइम घर पे नहीं बैठ सकते, तो आप कम से कम फुल स्लीव्स पहन लें, इससे आप बचेंगे। लोशंस आते हैं वो आप ऊपर से लगा लें। कोई इम्यूनिटी से सब रिलेशन है? अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आपको ये इन्फेक्शंस नहीं होंगे, या मच्छर जनरली मच्छर से फैलने वाले इन्फेक्शंस में सच इम्यूनिटी का कोई ऐसा रोल नहीं है। ठीक है, इसमें एक बात है, सॉरी मैं ऐड करूं कि इस डेंगू के स्पेशली 4 डिफरेंट किस्म के सीरोटाइप्स हैं, तो उसमें इम्यूनिटी वाइज ये एक खदशा है कि अगर किसी को पहले डेंगू ने मुतासिर किया हो और दोबारा उसको दूसरे वेरिएंट ने मुतासिर किया तो बीमारी की शिद्दत बढ़ सकती है। अच्छा, अभी जो हमारी रिसर्च कहती है कि इस वक्त सीरोटाइप 2 ज़्यादा प्रेवेलेंट है, तो ये एक थोड़ी सी इससे मोर्टेलिटी और सिवियरिटी बीमारी की बढ़ सकती है। तो ये एक मालूमात हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि स्पेशली वो उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जो पहले से डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं, तो सेकंड इन्फेक्शन से वो आप लाजमी अपने आप को बचाएं। ठीक है जनाब, तो बचें अपने आप को प्रोएक्टिवली चीज़ों से बचाएं, क्योंकि अगर एक बार आपको कुछ हो जाता है तो दूसरी बार के लिए आपके लिए ख़तरा का वो बाइस बन सकता है। अभी सवाल है मेरा कोरोना का, जो पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा फ्लू फैला हुआ है, जिसको देखो वो बेचारा बात करते करते वो अपने आप को तकलीफ़ में ये क्यों हो रहा है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे। जहाँ पे मच्छर आपको बीमार भी करते हैं, उसके साथ साथ मच्छर आपको कहता हूँ मैं नफसियाती भी कर देते हैं। अगर आपके करीब घूम रहा हो तो मेरा ख्याल से वो काफ़ी स्ट्रेस हमें दे देता है। बिल्कुल। तो हर लिहाज से ये जो हमारे करीब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मक्खी मच्छर, इनसे आप दूर रहें, अपने कमरों को बंद रखें और कोशिश करें कि अपने कमरों में, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ शो पे, कि कम चीज़ें रखें और साफ़ रखें। बहुत ज़्यादा कमरे में चीज़ें ठूसने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप कमरों में ठूसते रहेंगे, शो पीस लगाते रहेंगे, उतनी ज़्यादा उनको सफाई करने में मुश्किल होगी। नीट एंड क्लीन अपना घर रखें, फिर आप देखें घर की वाइब्स भी बेहतर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना, फ्लू, ये जितने भी हमारे निगलेरिया भी था एक ज़माने में, अभी डेंगू, इनकी फ्लू, कोल्ड, ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं या अलग अलग तासुर दे रही होती हैं शुरू में? देखिए कॉमनली जो इस मौसम में जब मौसम तब्दील होता है, सर्दी की शुरुआत के उस टाइम पर ज़्यादातर ये बहुत कॉमन होता है कि नज़ला ज़ुकाम होना, साइनसेस में प्रॉब्लम आता है लोगों को, हेडेक्स होना, बुखार आना। जो आम इसमें ये कुछ तो एलर्जिक होते हैं जो कि डस्ट और ड्राई वेदर की वजह से एग्रेवेट हो जाता है, उस वजह से होता है। कुछ वायरसेस भी होते हैं जो आम कॉमन कोल्ड के वायरसेस होते हैं, जो कि नज़ला ज़ुकाम करते हैं, कुछ दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। कितने दिन में ख़त्म होते हैं ये? वैसे वेरी करता है, 3 से 4 दिन से लेकर हफ्ता 10 दिन तक भी लग सकता है। दूसरा इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा एक अलग वायरस है जो कि इस सीज़न में आता है। जी, मैं बहुत देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, अमूमन इंक्लूडेड माई सेल्फ, अभी कुछ 10 दिन पहले मुझे 4 दिन मुसलसल सोर थ्रोट थी, सर में फ्लू भी था, और उसके साथ साथ दिल करता कि गरम आप कोई ड्रिंक्स लेते रहें, और ये काफ़ी कॉमन था। इसकी क्या वजह है? हम क्यों एहतियात नहीं करते, या किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए? एक अहम वजह है, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो कराची और लाहौर अभी इस वक्त पोल्यूटेड सिटीज़ में टॉप लिस्ट में हैं। तो मेन पॉसिबिलिटी ये है कि कंसिस्टेंट हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड है, और इसमें ऐसे पोल्यूशन है जो एलर्जी का बाइस बन रहे हैं या हमारी रेस्पिरेशन में वो रुकावट डाल रहे हैं। तो पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो कॉमन, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है और जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है उन पर ज़्यादा असर करता है। सही बात। दूसरे वायरसेस भी है कि कुछ सर्दियों में वायरसेस जो कोल्ड वायरसेस है ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आइडियल होते हैं उनकी अफजाइश के लिए, सस्टेन करते हैं। बाहर गर्मी नहीं होती तो क्योंकि धूप की तपिश को ख़त्म कर देती है, मार देती है। लेकिन कोल्ड वेदर में वायरसेस जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, और वो उसकी मुंतकिली भी ज़्यादा होती है क्योंकि लोग क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं, करीब होते हैं, तो उससे डोज बंद करके वेंटिलेशन कम हो जाती है। तो इससे इस तरह की जो
इन्फेक्शियस डिजीज़ या मुतादी बीमारियाँ हैं ना उसकी बढ़ जाती हैं और उससे काफ़ी लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुतासर तो लोग हो रहे हैं, कोई ऐसे टोटके टाइप ट्रीटमेंट है घर पे इन चीज़ों से बचने के लिए? स्टार्ट मैं ले लेता हूँ कि ठंडा पानी ना पिएं, जैसे कि आगे आप इसकी कोई लिस्ट बना के दे सकती हैं हमारे लोगों को? कॉमनली कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी हिफाजती तदाबीर नहीं है। जो कॉमन है वो यही है कि या तो बहुत जो आम जैसे कहते हैं कि बहुत अगर आपको एलर्जिक होती है, आपको नज़ला ज़ुकाम इस मौसम में रहता है, तो बेहतर है कि आप उस दिनों में ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल ना करें। बाकी ऐसी और कोई तदाबीर नहीं है। खट्टा मीठा बड़े बचपन से सुनते आ रहे हैं कि केचप खा लिया तो गला खराब हो गया, चटनी खा ली, इससे कोई ताल्लुक है? जनरली मेडिकली तो उसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई बस ये है कि हाँ कभी कभार कुछ ये ज़रूर होता है कि कभी कभार आप जो बहुत खट्टी या बहुत मीठी चीज़ लेते हैं उससे आपके गले में इरिटेशन हो जाती है। तो अगर आपको किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फिर बेहतर है कि वो उस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है। इसमें लोगों ने सवालात भी किए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवालात भी होते हैं। एक ये है कि गर्म ठंडा होने से क्या नज़ला होता रहता है या ये सिर्फ कहने वाली बात है? लोग अमूमन एसी में बैठे हुए होते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, तो ये क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का? टेम्परेचर चेंज तो डेफिनेटली इफेक्ट करता है। दूसरा इतना करता है कि फ्लू हो जाए या तबीयत खराब हो? उसमें टेक्निकली ये बात होती है कि कोल्ड वेदर में वायरसेस और इन्फेक्शियस मटेरियल होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है। तो वो चांसेस है कि उससे हो। फिर एलर्जिक का कंसेप्ट है वो फौरी तौर पे असर करता है। और बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर बात एनवायरनमेंट का इफेक्ट हर इंसान पे कस्टमाइज इफेक्ट करता है, वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसका असर बिल्कुल होता है। एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन है, वो ये है कि वो कहती है कि मुझे आइस क्यूब्स खाने का शौक और मैं आइस क्यूब्स खाती हूँ, क्या इससे मेरे गला ख़राब होने के चांसेस हैं या ये बस ज़रूरी नहीं है कि हो से ख़राब? अगर कुछ लोगों को होता है जो प्रीडिस्पोज होते हैं उनका होता है कुछ लोगों को खाने से। अगर आपके साथ ऐसा है मसला तो आप अवॉइड करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को एग्जैक्टली वो उसी तरह से अफेक्ट करे। ठीक है भाई, तो फिर कभी कभी खा लिया करो तो। लेकिन रोज़ाना खाने की आदत इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा अगला सवाल ये है कि मैं रात को गर्म मशरूब लेके या पी के सोता हूँ और इससे मेरा गला साफ़ सुथरा रहता है, तो ये वाकई ये करना चाहिए सबको या जस्ट लाइक फॉर इंडिविजुअल इशू है? गरम मशरूब से जनरली होता है कि गले में से एक सूदिंग इफेक्ट होता है उसका, तो वो हेल्प करता है थोड़ा सा। अगर आप कौन सा मशरूब आइडियल है, कुछ है ऐसा जैसे कि जो शानदार है या कुछ और है? जो शानदार जैसे आप मिल्क दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, वार्म ले सकते हैं। जिस तरह जो नेचुरल कहवा वगैरह है ना, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी ऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी इसका इफेक्ट है। हमने काफ़ी रिसर्च किए हैं, बाकी काफ़ी इंटरनेशनल रिसर्च हैं। स्पेशली जो चाइनीज़ अगर आप देखें वो काफ़ी इस तरह के हॉट ड्रिंक वो पी रहे होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा, तो इसका बिल्कुल असर है। और इसमें ऐसी कंपाउंड्स होते हैं नेचुरली जो बैक्टीरियाज को किल करते हैं, वायरस को किल करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ये लेना भी चाहिए और लोग अमूमन लेते भी हैं। अमूमन लेना भी चाहिए, मैं भी लेता हूँ और मुझे फील होता है कि इसके बाद आपका सीना जो है साफ़ हो जाता है। अच्छा एक और ही सवाल है कि पंखा चलाने से, सर पे जो पंखे चल रहे होते हैं, क्या इससे भी फ्लू होने के चांसेस होते हैं या ये भी वेरी करता है? अमूमन लोग ठंड में या पंखा खोल के सो जाते हैं, सुबह उनका गला ख़राब होता है या फ्लू होता है, तो इसका एहतियात करनी चाहिए या इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अगेन ये अगर मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँ तो काफ़ी लोगों को इससे होता है। ठंडे मौसम में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वेदर का जो चेंज है, टेम्परेचर चेंज, और दूसरा एनवायरनमेंट में डस्ट का उड़ जाना और वो गले में चला जाना, या अगर ऑलरेडी कोई वहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने वायरसेस या बैक्टीरिया वहाँ स्प्रेड किया है, तो उसका स्प्रेड बढ़ सकता है और वो इनहेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबान आपका, बहुत क्विक तरीके से आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी और ये जो नया मिस्ट्री है इसको इंशाल्लाह हम अनफोल्ड करेंगे और इसको भी कोरोना की तरह हम सारे मिलके हराएंगे। और जो जनाब आज का जो शो था, आज हमने बात की वायरस के ऊपर, जो कि पुराने भी वायरस हैं और कोई नया शक्ल का कोई वायरस जो कि कराची के ख़ास तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। जब हम जाते हैं तो टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो डेंगू नहीं होता, लेकिन डेंगू जैसा वो नज़र आता है। अब क्या करें, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि हम क्या करें? क्या हम बैठे रहें ट्रीटमेंट के इंतज़ार में या अपने बच्चों को बीमार करते रहें? मेरी नज़र में ये करें कि हम सबसे पहले ख़ुद से स्टार्ट लें इसके ख़िलाफ़ बात करने का। सबसे पहले अपने आप को इससे बचाएं, अपनी फैमिलीज़ को इससे बचाएं। घर का एक ऐसा नमूना बनाएं घर को कि वहाँ पे मच्छर की अफजाइश ना हो सके,
बाहर से मच्छर घर में ना आ सके, और जब आप बाहर जाएं तो थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करें। उन जगहों पे कुछ अरसे ना बैठें जो बहुत ज़्यादा ओपन एयर है, ख़ास तौर पे चारों तरफ जिनके झाड़ियाँ हैं या ग्रीनरी है, उस वक्त वहाँ बैठेंगे तो डेफिनेटली चांसेस आपके बढ़ेंगे। क्योंकि डॉक्टर का नंबर तो बाद में आता है, पहले आपका ख़ुद का नंबर आता है कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ से, मैं सिर्फ फ्लू की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी बीमारी की बात कर रहा हूँ। गुज़श्ता 2 सालों से हमने कोरोना की बात की और उसमें सबसे पहले हमने ये बात की कि एहतियात आप करें। तो पाकिस्तान जो है अब इतना ग्रूम तो हो चुका है, इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं कि हम लोग अपने घर में अपने बच्चों की और अपने लव्ड वन की खुद ख्याल करें। जब कोई मसला होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, हम तो आपके लिए बैठे हैं, चैनल पे भी बैठे हैं, हॉस्पिटल्स में भी बैठे हैं। किसी को पर्सनली किसी भी डॉक्टर का नंबर चाहिए हो तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनाब, शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, अब इंशाल्लाह अगले संडे दोबारा किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।